कि अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं, अब इस मुल्क के बर्बादी के आसार नजर आते हैं और दिल्ली के हुकूमत पर बैठे हुए तानाशाह नजर आते हैं, तानाशाह नजर आते हैं। अरे जब जरूरत पड़ी इस देश को लहू की तो हमने दिया, आपने दिया, अब इन बेईमानों को हमें गद्दार नजर आते हैं, हमें गद्दार नजर आते हैं। आज हमें सोचना होगा गंभीरता से, और सोचना ये होगा कि 1-2 मिनट का किस्सा है, उसके माध्यम से आप पूरा समझ जाए कि लड़ाई किस तरह से है। एक पिछड़ा दलित शोषित जिसे हम कहते हैं, हम उसे कर्मवीर कहते हैं, और एक जो अन्याय करने वाले, हक अधिकार हड़पने वाले हैं, उन्हें आरामवीर कहते हैं। कर्मवीर और आरामवीर की लड़ाई। एक कर्मवीर का साथी जा रहा था, दोनों हाथ में तलवार लिए हुए था, और उधर से आरामवीर निकलता है, उसकी पिटाई कर देता है, उसका सारा सामान छीन लेता है। वो कुछ बोलता नहीं। लोगों ने कहा भाई कैसे हो, तुम्हारे ऊपर अन्याय किया, तुम्हारी पिटाई कर दिया, तुम्हारा सामान छीन लिया और तुम कुछ बोले नहीं। तो उसने कहा भाई गुस्सा तो हमें बहुत आया था कि हमारे साथ बड़ा अन्याय कर रहा है, इसका बदला लूं, लेकिन क्या करें, हमारा कोई हाथ खाली नहीं था, इस वजह से हम प्रतिकार नहीं कर पाए। दोनों हाथ में तलवार ली। तो उसने कहा कि अरे भाई इससे तो तलवार है, इससे तुम उसका सर भी उतार सकते थे, बदला ले सकते थे। तो उसने कहा हमारे भी विचार में आया था, लेकिन हमने धर्म ग्रंथों में पढ़ा था कि अगर किसी को चोट पहुंचाओगे, हत्या हो जाएगी, तो फिर स्वर्ग नहीं मिलेगा, इस वजह से हमने उसका उपयोग नहीं किया। केवल इसका तात्पर्य है कि अधिकार, जनतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार आपके पास है। आपकी आबादी 90% है, और अगर उसका उपयोग बाबा साहब के संविधान के आधार पर करना आप नहीं सीखोगे तो आपके हितों की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा, ये समझना चाहिए। और दूसरा, हम अगर उसका उपयोग धर्म के नाम पर नहीं करते, स्वर्ग के नाम पर नहीं करते, तो निश्चित रूप से हमारे हितों की रक्षा कोई नहीं कर पाए। हम कहते हैं कि बाबा साहब ने जो एक वोट का अधिकार दिया है, 100 में 90% पिछड़े, दलित, गरीब, माइनॉरिटी के लोग हैं। अरे कितना मोदी, कितना सरकार नाम चेंज करेगी, कितना नाम काटेगी, अगर ये समझ जाए 90% कि हमारा अधिकार ये है, हमें इस तरह से रास्ता तय करना है, हमें ये पहचान करना है, तो कुछ होने वाला नहीं है। हम सब में 100 में 90 हैं, तो 90 में कितने काटेंगे? 10 काटेंगे, 20 काटेंगे, 25 काटेंगे। इसके बावजूद भी बहुमत इस देश में गरीबों का रहेगा, दलितों का रहेगा, पिछड़ों का रहेगा, उनकी सरकार बन सकती है, कोई नहीं रोक सकता। आज उसकी जरूरत है। आज हम बात करते हैं मंचों से, आज कांवड़ यात्रा काउंट होने वाले हमारे ये दलित और पिछड़े लोग हैं जो कांवड़ ढोने वाले हैं, और कथा भागवत जो हम धर्म के नाम पर सुनते, यही समाज सुनने वाला है। अगर ये इसको बंद कर दे, अगर उस पेड़ को सींचना, पानी, मिट्टी, जो मनवाद हम कहते हैं, अगर उसको मिट्टी पानी देना ये समाज बंद कर दे, तो आपसे आपको खत्म हो जाएगा, उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी। जरूरत इस बात की है, जागरूकता की जरूरत, बात की है समझने की, जो हमें करने की जरूरत है। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा सबका फर्ज है कि हम इस समाज को जगाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करें, और जो आयोजन यहाँ हुआ है निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, लेकिन इसका विस्तार करने की जरूरत है, गांव तक ले जाने की जरूरत है, और गांव के बीच में हमारा काम होगा तो निश्चित रूप से ज्यादा सार्थकता आएगी, समझदारी आएगी, जागरूकता आएगी, और इस लड़ाई को हम लड़ सकेंगे। ये भारत वो देश है जहां 85% लोगों के ऊपर 15% लोग राज करते हैं। हमने आज तक ये नहीं सोचा कि पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसी कंट्री नहीं होगी जहां 15% लोगों ने 85% लोगों को खरगोश की तरह दबोच रखा है। हमने जब देश आजाद हुआ तो ये नहीं सोचा कि जब अंग्रेज यहां से चले गए थे तो उसको भेजने के लिए ये कहा गया था कि अंग्रेजों को ये 150-200 ये कारण है जिनकी वजह से ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को भगा दिया।
साथियों, सवाल ये उठता है कि अंग्रेजों को ब्राह्मणों ने फर्ज करो इन कारणों से भगा दिया, तो क्या अंग्रेज पागल थे क्या कि उन्होंने 85% लोगों को सत्ता ना दे के इन 15% को सत्ता दी? साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब देश आजाद हुआ, हमें बहुत बढ़िया मौका मिला था इस देश में तरक्की करने का। हमने वो कुछ नहीं किया। हमारे पास तो एक ही मुद्दा था, ब्राह्मण विदेशी है, डीएनए नहीं मिलता, घोड़े पे आए थे, गधे पे भेजे गए। साथियों, ये सुन सुन के 15% लोग मेरे ख्याल से खुद भयभीत से भी हुए, क्योंकि उन्होंने सोचा कि इनके हिप्स के पीछे झाड़ू भी नहीं बनती, मुंह के आगे प्याला भी नहीं होता, कभी ये सारे लोग इकट्ठे ना हो जाएं। तो फिर इन्होंने क्या किया, हमारे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज के ऊपर आश्रित कर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा, भाइयों बहनों, मैं 5 साल के लिए 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को फिर दिसंबर 2023 में मुफ्त देता हूं। ये इसलिए किया गया क्योंकि हमें मौका मिला था तरक्की करने का, हमने वो मौका खो दिया। हमारे साथियों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम इन लोगों की बुराइयां करते, अपने कभी हमने गिरबान में झांकने की कोशिश नहीं की कि हमारे अंदर अगर काबिलियत ही होती तो ये बहुजनों को, माइनॉरिटीज के लिए ये प्रोग्राम नहीं करने पड़ते। हम माइनॉरिटीज के लिए मेजोरिटी के लोग प्लान कर रहे हैं कि हमें निजी क्षेत्र में भी आरक्षण मिलना चाहिए। कॉलेजियन सिस्टम भी इन्होंने अडॉप्ट कर लिया। ये क्यों किया इन्होंने ये इसलिए किया कि हर तरह के संसाधनों के ऊपर 100 कार्ड अपर कास्ट का 90% से 100% तक कंट्रोल है। तो इन्होंने सोचा कि ये कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के अंदर भी होना चाहिए। साथियों, ये कोई कानून को नहीं मानते। कानून में बहुत क्लियर लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कि प्रेसिडेंट शैल अपॉइंट सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। तो इन्होंने क्या किया, एक होता है एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करे या कहीं पे भी प्रैक्टिस करे, अगर वो 7 साल की उसकी प्रैक्टिस है, वही व्यक्ति एडवोकेट रिकॉर्ड का एग्जाम दे सकता है। तो इन्होंने क्या किया, एडवोकेट रिकॉर्ड के जो एसोसिएशन होती है उसको प्रेरित किया गया कि हमारे ऊपर कोर्ट में केस करो। तो एसपी गुप्ता केस के अंदर इन्होंने एक कोलिजियम सिस्टम अडॉप्ट किया। उसमें क्या प्रोविजन किया कि इस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज ही अपॉइंट करेंगे किसी भी व्यक्ति को, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को तो एक लिस्ट भेजते हैं और वो टिक लगाते हैं और ये अपॉइंटमेंट कर देते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें सबसे पहले जानने की बहुत जरूरी है, हम लोग शिक्षा के ऊपर बहुत गौर देते हैं, वो कंसेप्ट टोटलिटी को लिए हुए नहीं है। महात्मा बुद्ध के पास कोई व्यक्ति आया, कहता है इसको ज्ञान दो, कहता नहीं भाई इसको खाना खिलाओ, तो मरने वाला, आप कह रहे हो 2 दिन से भूखा है, कहता नहीं इसका उद्धार हो जाएगा। कह रहे बेटा इसका उद्धार नहीं होगा, ये भूखा मर जाएगा और मेरा ज्ञान नहीं समझ आएगा इसको। तब महात्मा बुद्ध ने कहा था, गरीबी सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा अभिशाप है। बुद्ध धर्म के ग्रंथों में लिखा हुआ है, धनहीन व्यक्ति दिमाग से विचलित रहता है। बुद्ध धर्म के ग्रंथों में ये लिखा हुआ है ना। और बीएचयू के प्रोफेसर तो यहां तक कहा है कि मौत के खौफ से भी खतरनाक गरीबी का खौफ होता है। हमें जो ये बोला जाता है ना, शिक्षित बनो शिक्षित बनो, ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि शिक्षा आएगी तो ज्ञान आएगा, लेकिन शिक्षा के लिए हमें पैसे की भी जरूरत पड़ती है। इसका ये एग्जाम्पल ये है कि यूके के अंदर भारत का वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बना, ऋषि सुनक, जिस देश ने हमें 200 साल गुलाम बनाया, क्योंकि उसकी 1 साल की 45 लाख रुपए फीस हुआ करती थी हर साल की, और वो वहां के महारानी से भी ज्यादा उनकी प्रॉपर्टी थी। तो जिंदगी का आधार एजुकेशन नहीं होती, पैसा होता है। जब हमारे पास पैसा होगा तभी तो एजुकेशन आएगी। जब कार्ल मार्क्स ने कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर सुपर स्ट्रक्चर टिका हुआ है, जब हमारा देश आजाद हुआ तो उसके बाद लोगों ने जो एक मुहिम छेड़ थी वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप करने की, वो ना करके ये धर्म की आड़ में चले गए। और इनका एक ही काम होता है, देवी देवताओं के बारे में उल्टा पुल्टा बोलना।
ब्राह्मणों के लिए गलत बोलना, औरों के लिए गलत बोलना, अपनी कमियों को ना ढूंढना। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम साथियों ये है, मैं आपका छोटा बता दूं, मैं 1985 में इंडिया के टॉपर्स में था, पंजाब नेशनल बैंक के प्रोबेशनरी ऑफिसर में। मैं हंसराज कॉलेज से हूं, तो मुझे इन्होंने दिल्ली में रखा। तब मैंने दिल्ली से एलएलएम में रिजर्वेशन पे बुक लिखी। फिर मैंने उसके बाद नेट में जूनियर रिसर्च फेलो पास किया। तब मैंने 25 साल पहले बैंक ऑफिसर की जॉब छोड़ दी। अब मैं एडवोकेट हूं। हमारी साथियों सबसे बड़ी प्रॉब्लम SC ST OBC की है, इन लोगों को इंग्लिश नहीं आती। अभी ये सुप्रीम कोर्ट के वकील आए थे साहब, मलिक साहब, इन्होंने ये नहीं बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 100 कार्ड प्रकाश के वकील 2-2 करोड़ की कार में घूमते हैं, 50 लाख पर डे कमा लेते हैं, और हमारा वकील, उसको बोलो मैं जाता हूं को क्या बोलते हैं, तो वो बोलते हैं आई एम गो। इन लोगों को ये नहीं पता विवेकानंद सिंपली BA पास था, वो इतने ग्रेट पर्सनैलिटी था, बाबा साहब को 32 डिग्रियां मिली, इतने महान थे। आप लोगों को जानकारी है कि जैसे स्टेट में जिला परिषद का चुनाव होता है, अध्यक्ष का, ब्लॉक का चुनाव होता है, ब्लॉक प्रमुख का, तो वहां पर वोटों की खरीदारी होती है, और खास तौर पर बहुजनों की। और उनको यह रहता है कि ये पैसा भी ले रहा है, वोट भी नहीं देगा, तो उनके राइटर बना दिए जाते हैं, उसके हाथ में प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है कि ये वोट नहीं डाल सकता है, तो उनके बदले दूसरा आदमी वोट डालता है। तो हमें जो लग रहा है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको वोट डालने का अधिकार दिया, आज वो खतरे में है। और लगातार जैसे न्यायपालिका में आरक्षण नहीं है, राज्यसभा में नहीं है, विधान परिषदों में नहीं है, और लगातार सरकारें, जो बीजेपी सरकार है 2014 से, किस तरह से आरक्षण को खत्म कर दिया है, सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया है, विद्यालयों को खत्म करके, पाठशालाओं को खत्म करके मधुशालाएं खोल रही है, पूरे देश में आवाज उठ रही है। लेकिन समस्या यह है कि हम लोग अपने अपने स्वार्थ के कारण, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से सरकार के इशारे पे काम करता है, मैं 2022 में चुनाव लड़ा, मैं अपनी बात बता दूं, विधानसभा का, मेरे प्रत्येक बूथ में वोटर कार्ड दिए गए, मेरे जितने बूथ एजेंट थे, कार्यकर्ता, सबको लाल कार्ड दे दिया गया कि आप घूम नहीं सकते, मूवमेंट नहीं कर सकते, अपना वोट डाल के आप जाइए, और क्षेत्र में कहने दिखेंगे। यसो ने एक मिनी गुंडा एक्ट बोलते हैं उसको, लाल कार्ड को, उससे हमारा वोट प्रभावित हुआ। और जो मतदाता सूची पहले थी, उसमें हर मतदाता, हर पोलिंग में डिलीट की मोहर लगा दी गई। मैं चुनाव आयोग आया, चुनाव आयोग से शिकायत किया, यसो की शिकायत किया, आरओ की शिकायत किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और गिनती में इसके बाद उन्होंने सबसे बड़ी बात, एक जज की तरह मंच बना दिया है। हम लोग बहुत, पटेल साहब बहुत लंबे अरसे से, मैं 1991 में MLA पहली बार बना था, 4 बार MLA रहे। पहले ऐसे बैठ करके हम लोग गिनती कराते थे, जो आरओ की सीट होती थी, तो जो टेबल से गणना आती थी, तो सब लोग देखते थे और उसका मिलान करते थे कि हमारा एजेंट ने, इन्होंने सही किया कि नहीं, और टेबल उनके साइन कराए जाते थे, फिर राउंड की घोषणा होती थी। अब उन्होंने 10 फीट ऊंचे बना दिया है आरओ की सीट। SDM आरओ होगा, उसके स्टाफ होंगे, कंप्यूटर होगा, 10 फीट ऊपर बैठेगा। कैंडिडेट और जो उनके आरओ की गणना के पदाधिकारी और नीचे बैठेंगे। भाई क्या नीचे देखेंगे, क्या देखेंगे, क्या मिलान करेंगे? वहां से जो सीट आ रही है, अदर पार्टियों के, नोटा के, सबके आ रहे हैं। जो हार रहा है, तो जो हार रहा है उसको जिताने के सबके वोट मिला करके, प्लस माइनस करके उन्होंने टोटल बराबर कर दिया, उसको जिताने का काम किया। ये हो रहा है। इसके लिए लड़ाई जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता को हमें जगाना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल हैं, और क्योंकि एक हमारे बुजुर्ग हैं, साथी बीमार हैं, उनको मुझे अस्पताल देखने जाना है। जो आधार कार्ड
आधार कार्ड का फर्जीवाड़ा हो रहा है, तो क्यों नहीं सरकार इसको जो है जिस तरह से एटीएम कार्ड बनता है, प्लास्टिक कार्ड बनता है, क्यों नहीं इसको बना रही। आज आधार कार्ड के चक्कर में कितने लोग जो है आधार कार्ड नहीं बनवा पा रहे, तो बच्चों की शिक्षा नहीं हो पा रही, कहीं उसका अंगूठा मेल नहीं कर रहा। हमारे यहाँ पूरे प्रदेश भर का लखनऊ में बना दिया। मैं एक दिन लखनऊ में गया तो वहाँ छोटे छोटे बच्चों को लेकर के हजारों आदमी खड़े थे। अब कौन गरीब आदमी जो मजदूरी करता है, डेली 400 रुपये मजदूरी करता है, 300 की, तो वो कैसे आधार कार्ड अपना बनवा पाएगा, बच्चों को शिक्षा से वंचित हो जाएगा। और उसमें कर दिया कि 6 साल से नीचे के बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, सारे स्कूल इसलिए बंद किए जा रहे हैं। बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मैं आयोजक साथियों को बधाई देता हूँ, मीडिया के साथियों को बधाई देता हूँ, जो हमारी बात को, हमारे साथियों की बात को, हमारे प्रोफेसर हैं जिन्होंने तमाम आंकड़े निकाल करके, हमारे IAS अधिकारी और पुराने साथी हमारे MP साहब हैं, सब लोग हैं, इन लोगों ने जो रखा है, तो हम भी अनुरोध करेंगे कि हमारी आवाज़ विधानसभाओं से, लोकसभा, राज्यसभा से जाए और जन जन तक पहुंचे। चूंकि एक मंच है, जब हम लोगों को मौका मिला, हमारे राजमणि जी बैठे हैं, हम लोगों को मौका मिला, तो कोई ऐसा सत्र नहीं जाता था जिसमें हम बहुजनों की बात न करते हों, और उससे फर्क पड़ता था। हम यहाँ से पाठशाला से पढ़ के जाते थे, वहाँ पे जब बोलते थे तो हमको पूरी ताकत मिलती थी। तो मैं आयोजक साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।